वंदे मातरम साथियों। पिछले कुछ दिनों में हम सब ने पेंटिंग्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स या वॉल के ऊपर तिरंगे के रंग में G20 लिखा हुआ जरूर देखा होगा। और हम में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे कि ये इसलिए है कि इस वर्ष की G20 की प्रेसिडेंसी भारत यानी हमारे देश के पास है। और ये किसी एक राज्य या नगर में केंद्रित ना होकर पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग बैठकों और कार्यक्रमों के रूप में, ताकि बाहर से आने वाले डिग्निटरीज हमारे देश की विविधता को जाने और ये समझें कि इन विविधताओं के साथ भी ये भारत कैसे अखंड रूप में खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और कुछ सवाल हम सब के मन में जरूर आते होंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी से भारत को क्या लाभ है, और यदि भारत के पास ये प्रेसिडेंसी आई है तो इससे G20 की कंट्रीज को और पूरे विश्व को क्या मिलने वाला है। यह प्रश्न एक भारतीय होने के नाते हम सबके मन में आते होंगे और इनका उत्तर भी हम सबको जानना चाहिए। G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20, यानी 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। साथ ही ये अपने आप में एक यूनिक ग्रुप है, क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश इसमें शामिल हैं। इन देशों में वर्ल्ड की लगभग 60% से भी ज्यादा आबादी रहती है और इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से दुनिया का 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज में होता है। शुरुआत में तो G20 में केवल फाइनेंशियल मैटर्स पर ही डिस्कशन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत से और इम्पोर्टेंट विषय इसमें जुड़ते चले गए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क एटसेट्रा। इसीलिए G20 की वर्किंग भी दो ट्रैक्स पर काम करती है। पहला फिनेंशियल ट्रैक, जिसमें इन कंट्रीज के फिनेंशियल हेड्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स या हेड्स मिलकर फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ताकि जो फिनेंशियल क्राइसिस इस समय विश्व में चल रही है उनसे कैसे पार पाया जाए। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। अब ये शेरपा शब्द वही है जो नेपाल में माउंटेनियर्स को राह दिखाते हैं, उस कम्युनिटी को भी शेरपा कहा जाता है। उसी तरह से इन कंट्रीज के हेड्स भी अपना अपना एक शेरपा नियुक्त करके इन मीटिंग्स के लिए भेजते हैं, जो उनकी बातों को आगे रखते हैं। G20 की एक यूनिक बात यह भी है कि इनका अपना कोई सेक्रेटरिएट नहीं है। तो फिर ये देश काम कैसे करते हैं? हर वर्ष एक देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी आती है, जो अपने हिसाब से एजेंडा तय करते हैं और वे ये भी तय करते हैं कि किन कंट्रीज को एज गेस्ट भी वे बुला सके। पिछले वर्ष इंडोनेशिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था, तो उनका मोटो भी यही था, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अब भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और चूंकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं, तो पूरा विश्व इस G20 को बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहा है। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पर आई है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए इसके ऊपर उन्हें काम करना है। इसीलिए हमारा मोटो भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम ये समझते हैं कि इस पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए जब हम इसके लिए काम करेंगे, तभी इस विश्व की भलाई हो सकेगी, तभी हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकेंगे। अब चूंकि भारत ये समझता है कि ये समिट महज एक औपचारिकता बनकर ना रह जाए, इसलिए मोदी जी ने भी यही कहा
कि G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. Therefore, these meetings will be inclusive and action oriented. तो निसंदेह यह समिट पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि वे देखें और समझें कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।